नमस्कार साथियों, राजस्थान यूनिवर्सिटी एमएससी प्रीवियस ईयर मैथमेटिक्स के पेपर 4 को कंटेन करने वाली जो आपकी दो बुकें हैं डीजी एंड टीए। तो डीजी बुक से यूनिट फर्स्ट हमारी रनिंग में है और यूनिट फर्स्ट का लेक्चर 6 है, लास्ट लेक्चर है यूनिट 6 का। और इस लेक्चर के साथ हम 30 नंबर का मैटर पढ़ चुके होंगे। 30 नंबर का मैटर का मतलब है 20 नंबर तो कंफर्म है, और अगर आप लकी हैं तो 30 नंबर का मैटर आपको मिल जाएगा। मतलब एक क्वेश्चन तो कंप्लीट और जो दूसरा क्वेश्चन है उसका एक पार्ट आपको मिल जाएगा, यानी 70% चांसेस है 30 नंबर का मैटर आपको मिलने के। ठीक है, और अगर नहीं भी मिला तो 20 का तो मिलेगा। और जो बाकी जो बच गया 10 नंबर का, बचा तो इस यूनिट में 20 नंबर का, लेकिन 10 नंबर का आप इसी ये जो भी जितने भी लेक्चर है इन बेस पे पढ़ के आप कर सकते हो, यानी 30 नंबर का तो मैटर है इस यूनिट में। तो क्या बोल रखे इसने, यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, तो उनको वन बाय वन प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट थ्योरम क्या है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए कर्व टू बी स्ट्रेट लाइन इज दैट कप्पा इक्वल 0। या तो आपको ये मिलेगा एट ऑल पॉइंट्स, या फिर आपको ये मिलेगा। ठीक है, एक चीज एग्जाम में आपको मिलेगी, जहां तक है कप्पा इक्वल 0 मिलेगा, ये नहीं मिले तो ये मिलेगा। तो समझ जाना कौन से, इसका मतलब क्या है, कप्पा इक्वल 0 है, ये कप्पा की वैल्यू होती है। ठीक है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन का मतलब इफ एंड ओनली इफ की थ्योरम है ये, तो दोनों तरफ से हम इसको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये लेट करके चलते हैं कि जो कर्व है, कोई एक जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन है, तब हम प्रूव करेंगे कि उसकी जो कर्वेचर है वो 0 होगी। फिर इसके कन्वर्स पार्ट में हम किसी एक कर्व को लेंगे जिसकी कर्वेचर 0 होगी, फिर हम प्रूव करेंगे कि जो कर्व हमने ली है वो और कोई नहीं स्ट्रेट लाइन है। तो सबसे पहले हम ये लेट करके चल रहे हैं। फर्स्ट, सपोज दैट a curve is straight line। ये हमने लेट कर लिया कि कोई कर्व है जो स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो हम फिर ये प्रूव करेंगे कि उसकी कर्वेचर 0 आएगी, यानी कप्पा इक्वल 0 होगा। ओके, अगर कर्व को आपने स्ट्रेट लाइन लेट कर लिया तो इसका इक्वेशन क्या होगा, देन इट्स इक्वेशन कैन बी रिटन एज 11th क्लास में आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ा था, तो वहां पे वेक्टर फॉर्मेट में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या था, आर वेक्टर इक्वल ए प्लस लैम्डा बी फॉर्मेट है ना। यहाँ पे जो लैम्डा था वो पैरामीटर था, तो यहाँ पे क्या आएगा, आर वेक्टर इक्वल ए वेक्टर प्लस, यहाँ पे हम दो ही पैरामीटर यूज कर रहे हैं, या तो एस या टी। ठीक है, तो ये डैश वाला है तो मैं एस पैरामीटर अप्लाई कर रहा हूं, एस बी। तो ये उस लाइन का इक्वेशन हो गया, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, आर डैश निकालता हूं, यानी डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं एस के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एस। तो क्या आएगा, देखो आर डैश इक्वल, यहां से ये तो कांस्टेंट है 0 हो गया, और ये क्या आएगा, ओनली एस आएगा, सॉरी ओनली बी आएगा, एस के रेस्पेक्ट में कर रहे थे ना, तो यहां से मिलेगा आपको वेक्टर बी। ठीक है, ओके, फिर से डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एस, तो क्या मिलेगा, आर डबल डैश इक्वल 0, क्या आ गया 0। ठीक है, आर डबल डैश का मतलब क्या है, आर डबल डैश डी बाई डी आर ऑफ आर डैश, यही होता है। ठीक है, ओके, अब ये जो आर डैश था इसको हम क्या बोलते हैं, इसको तो हम टी कैप बोलते हैं, तो टी कैप की वैल्यू ये है। ठीक है, और यहां से क्या मिल रहा है आपको, डी बाई डी आर आर डैश। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं डी बाई डी टी कैप बाई डी एस, ये एस था, एस के रिस्पेक्ट में करते हैं, डी टी कैप बाई डी एस। ठीक है, जो आर डैश था वो टी कैप था, वो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। अब सेरेट फ्रेनेट फॉर्मूले से हमने इसको क्या फाइंड किया था, क्या लिखा था, इसको कप्पा एन कैप लिखा था। ठीक है, ओके, यानी कप्पा एन कैप क्या आपका आर डबल डैश है, वेक्टर आर डबल डैश है, जो आर डबल डैश है इसी को तो हमने ये लिखा है। ठीक है, और इसकी वैल्यू किसकी इक्वल है, 0 की इक्वल आ रही है, इसका मतलब कप्पा एन कैप क्या है, 0 है, कप्पा एन कैप इक्वल 0। तो एन कैप तो 0 हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, है ना, तो इसलिए एन कैप 0 नहीं हो सकता। तो किसको 0 होना पड़ेगा, फिर कप्पा को 0 होना पड़ेगा, एज एन कैप नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो कप्पा हमने 0 प्रूव कर दिया, कर तो नहीं रहा, बिल्कुल सही नहीं कट रहा। एक बार फिर से समझो इसको,
हम ये लेट करके चल रहे हैं कि जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन है, तब हम प्रूव करेंगे कि उसकी जो कर्वेचर है वो जीरो आएगी, यानी कप्पा की वैल्यू जीरो आएगी। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लिखा है फर्स्ट सपोज दैट ए कर्व इज स्ट्रेट लाइन, देन तो इसका इक्वेशन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आर वेक्टर इक्वल ए प्लस लैम्डा बी फॉर्मेट होता है, वहां पे लैम्डा पैरामीटर लेते थे, यहाँ पे हम एस पैरामीटर ले रहे हैं। ठीक है, एस बी, इसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया इसके रिस्पेक्ट में, तो आ गया आर डैश इक्वल इसका जीरो हो गया, और इसका एस बी का एस के रिस्पेक्ट में करोगे तो बी वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, और ये जो आर डैश होता है ये तो आपका टी कैप होता है, आर डैश का मतलब टी कैप होता है। ठीक है, इक्वल टी कैप, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो आर डबल डैश आएगा, आर डबल डैश यानी ये क्या है कांस्टेंट, इसको डिफरेंशिएट करोगे इसके रिस्पेक्ट में तो जीरो आ गया। अब आर डबल डैश का मतलब क्या है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस ऑफ आर डैश। ठीक है, तो आर डैश क्या है आपका टी कैप है, तो यहाँ पे मैंने टी कैप लिखा, तो डी टी कैप बाई डी एस, इसको तो हमने सेरेट-फ्रेनेट फॉर्मूले से फाइंड किया था, तो के एन कैप आया था, तो इसको मैंने लिखा के एन कैप, और ये है क्या आपका आर डबल एस है, तो वो आर डबल एस, और उसकी वैल्यू क्या है जीरो है, तो जीरो, इसका मतलब कप्पा एन कैप आपका क्या है जीरो है, तो यहाँ से एन कैप तो जीरो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि एन कैप आपका यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड एक होता है, इसलिए एन कैप नॉट इक्वल जीरो होगा, तो जीरो किसको होना पड़ेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए कप्पा को जीरो होना पड़ेगा। ठीक है, यानी कर्वेचर इसकी क्या आ रही है, जीरो आ रही है, कब, जब कर्व क्या थी, स्ट्रेट लाइन थी। ठीक है, ओके, अब इसका कन्वर्स पार्ट करते हैं। कन्वर्स में क्या करेंगे, ये हम लेट करके चलेंगे कि कोई एक कर्व है जिसकी कर्वेचर जीरो है, तब हम प्रूव करेंगे कि वो जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, लेट वी कंसिडर ए कर्व whose curvature is zero at all its point। हमने कोई एक कर्व ली और उस कर्व के हर एक पॉइंट पर कर्वेचर जीरो है, ये हम लेट करके चले, तब हमको प्रूव क्या करना पड़ेगा, देन वी विल शो दैट, तब हम प्रूव करेंगे कि वो जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन बने। ठीक है, कर्वेचर यहां पे आप जीरो ले रहे हो, यानी के की वैल्यू आप जीरो ले रहे हो, तो यहां से मैं लिख सकता हूं कप्पा एन कैप इक्वल जीरो, एन कैप से मल्टीप्लाई कर दे बोथ साइड। ठीक है, कप्पा एन कैप क्या है, यहां से देखो कप्पा एन कैप को तो हम आर डबल डैश लिख सकते हैं, तो यहां पे लिखा मैंने आर डबल डैश इक्वल जीरो। ठीक है, ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको तो हम लिख सकते हैं डी बाई डी आर ऑफ आर डैश इक्वल जीरो। ठीक है, ओके, तो अब इसका इंटीग्रेशन करो आप, ऑन इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, आर डैश आएगा, और इधर क्या आएगा, कोई एक कांस्टेंट आएगा, सपोज क्या आ गया, मान लो बी वेक्टर आ गया। ठीक है, बी वेक्टर मैंने कांस्टेंट लेट कर लिया। ओके, अब ये जो आर डैश है इसका मतलब क्या है, डी बाई डी एस, ये एस के रिस्पेक्ट में होते हैं, बार बार आर लिखा जा रहा है, डी बाई डी एस ऑफ आर, यही होगा। आर डैश का मतलब क्या है, आर का एस के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। ठीक है, इधर क्या था, बी वेक्टर था। अब फिर से इंटीग्रेशन करो, ऑन इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन करने पे क्या मिलेगा, यहां से तो आर वेक्टर, और यहां से क्या आएगा, एस के रिस्पेक्ट में कर रहे हो ना, तो वेक्टर बी के साथ एस आ जाएगा, और एक स्केलर आएगा, मतलब एक कांस्टेंट आएगा, सपोज ए आ गया, ए वेक्टर। ठीक है, अब देखो ये क्या है, आर वेक्टर इक्वल वेक्टर ए प्लस एस टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, तो ये तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, विच इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो यही हमको प्रूव करना था कि हम एक कर्व लेके चले थे जिसकी कर्वेचर जीरो थी, फिर लास्ट में हमने प्रूव कर दिया कि वो जो कर्व है वो कोई और नहीं स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं, ये थ्योरम थी आपकी, कंप्लीट हो चुकी है। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ये लेट किया कि जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन है, तब हम प्रूव करेंगे कि उसकी कर्वेचर जीरो होगी। अगर कर्व स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम लिखेंगे, वो हमने लिख दिया, पैरामीटर हमने एस यूज किया है। ठीक है, डिफरेंशिएट किया हमने एस के रिस्पेक्ट में, तो इसका तो जीरो हो गया, और एस बी का क्या आ गया, बी आ गया। ओके, आर डैश का मतलब क्या होता है, टी कैप होता है, वो हमने लिखा टी कैप। अब फिर से इसको डिफरेंशिएट करो, आर डबल डैश क्या आएगा, कांस्टेंट था तो जीरो हो गया, आर डबल डैश को हम क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी एस ऑफ आर डैश, वही लिखा हमने। आर डैश की वैल्यू क्या है, टी कैप, वो लिखा मैंने यहाँ पे, और इसकी वैल्यू हम सेरेट-फ्रेनेट फॉर्मूले से जानते हैं, क्या, कप्पा एन कैप, तो इसकी वैल्यू क्या है, कप्पा एन कैप।
ओके, और ये है क्या आपका आर डबल एस की वैल्यू लिखी थी मैंने ये, ठीक है, आर डबल एस की वैल्यू है कप्पा एन कैप, और वो किसके इक्वल है, जीरो की इक्वल है, तो इक्वल जीरो किया मैंने। अब कप्पा एन कैप जीरो की इक्वल आ रहा है, तो कप्पा ही जीरो हो सकता है, एन कैप तो जीरो होगा नहीं क्योंकि वो यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड बने। तो एक पार्ट तो ये प्रूव किया। कन्वर्स पार्ट में हम एक कर्व लेके चल रहे हैं जिसकी कर्वेचर जीरो है हर एक पॉइंट पर, ठीक है, तो वो चीज हमने यहाँ पे लिखी। फिर हमने क्या किया, अगर कर्वेचर उसकी जीरो है, ठीक है, तो उसको अगर मैं एन कैप से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कप्पा एन कैप यहां से किसके इक्वल आ रहा है, कप्पा एन कैप तो आर डबल डैश की इक्वल है, तो आर डबल डैश इक्वल जीरो हो गया। आर डबल डैश है, इसको हम लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ आर डैश विद रेस्पेक्ट टू एस इक्वल जीरो था, इसको हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, फिर हमने इंटीग्रेशन किया इसका किसके, एस के रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, आर डैश आएगा और इधर कांस्टेंट बी आ जाएगा, बी वेक्टर आ गया, ठीक है। तो इसको फिर से हम लिख सकते हैं डी बाई डी एस ऑफ आर, यानी आर का एस के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, इसका मतलब ये है ना, तो वही लिखा मैंने, इक्वल बी वेक्टर था। फिर से हमने इंटीग्रेशन किया तो ये हट गया, आर आ गया, और इधर बी के साथ क्या आ जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे थे, एस के रिस्पेक्ट में, तो बी एस आ गया, ठीक है। और प्लस एक नया कांस्टेंट आएगा, उसको मैंने ए वेक्टर बोल दिया। और ये किसका इक्वेशन है, ये तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, और ये हमको प्रूव करना था कि अगर किसी कर्व की कर्वेचर जीरो है तो वो कर्व कोई और नहीं स्ट्रेट लाइन होगा, और यही हमने प्रूव कर दिया लास्ट में। अब इसकी सेकंड थ्योरम देखते हैं। ये तो थी किसके लिए, कर्वेचर के लिए। ऐसे ही एक थ्योरम है नेसेसरी एंड सफिशिएंट की, टॉर्शन पे बेस्ड है, ठीक है, तो अब उसी को देखते पहले। तो अब देखते हैं सेकंड थ्योरम टॉर्शन के लिए, और इसने बोल रखा है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, यानी इफ एंड ओनली इफ की थ्योरम है। फॉर ए कर्व टू बी ए प्लेन कर्व इज दैट टॉर्शन इज जीरो, टो इक्वल जीरो, या फिर ये टॉर्शन की वैल्यू होती है, ठीक है, एट ऑल पॉइंट्स, हर एक पॉइंट पे, सभी पॉइंट्स पे। तो इसको हम प्रूव करते हैं। देखो टॉर्शन, इसका मीनिंग मैंने पहले भी बताया होगा, कब यूज होता है, किसके मेजरमेंट में काम आता है टॉर्शन, जैसे कि कोई भी एक कर्व है, अब जरूरी थोड़ी है कि इसी प्लेन पे हो, आपको तो दिखने में ऐसा ही लग रहा है, लेकिन इसके अगर कुछ पॉइंट बाहर हो इस प्लेन से, तो कितने पॉइंट बाहर है, ठीक है, ये जो प्लेन, ये जो कर्व है, ये प्लेन से कितना बाहर है, उसकी मेजरमेंट के लिए टॉर्शन काम में लिया जाता है ना। और बाहर जो होता है तो उसके लिए हम बी अप्लाई करते हैं, जैसे कि ये तो हम यूनिट टेंजेंट वेक्टर लेते हैं, इस पे परपेंडिकुलर ये नॉर्मल वेक्टर लेते हैं, प्रिंसिपल नॉर्मल, ठीक है, और जो कितना बाहर आ रहा है तो उसके मेजरमेंट के लिए हम बाई नॉर्मल वेक्टर लेते थे, ठीक है। ओके, तो अब यहां पे देखो क्या कह रहा है, हम पहले ये लेके चलेंगे कि जो कर्व है ना, कोई भी कर्व ले लेंगे, सपोज सी कर्व, ये मान लो सी कर्व है, ठीक है, तो ये जो सी कर्व है ये प्लेन कर्व है, ये हम लेट करके चलेंगे। अब प्लेन कर्व है, इसका मीनिंग क्या है, प्लेन कर्व होने का मीनिंग समझो। यहां पे मैंने कोई एक पॉइंट लिया, ठीक है, इस पॉइंट पर ये तो हो गया यूनिट टेंजेंट वेक्टर, और इस पे परपेंडिकुलर ये प्रिंसिपल नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो इन दोनों पर परपेंडिकुलर जो होगा वो इस टाइप से होगा, बी कैप। ऐसे ही मैं यहां पे कोई पॉइंट लूंगा तो उसके लिए, सपोज यहां पे मैंने पॉइंट ले लिया, तो उसके लिए ये टेंजेंट यूनिट टेंजेंट हो गया, और ये इस पे परपेंडिकुलर हो गया, टी कैप पे परपेंडिकुलर हो गया एन कैप, और जो बी कैप है वो इन दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। मतलब यहां पे पॉइंट लिया तो भी बी कैप ये वाला था, यहां पे भी ये वाला था, यहां पे भी ये वाला, ये वाला, ये वाला। इसका मतलब जो बी कैप है, जो आपका बी कैप है, उसकी डायरेक्शन हर कहीं सेम है, ठीक है, और बी कैप यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है। इसका मतलब वो वेक्टर, जैसे ये यहां पे पॉइंट आया था, ठीक है, उस पे मैंने ये बी लिखा था, दूसरा पॉइंट ये लिया तो इस पे एक वेक्टर आया, ये आया, उसकी डायरेक्शन सेम थी, बी के अलोंग था, ठीक है, बाहर की तरफ निकल रहा था। तो इन सभी की डायरेक्शन सेम है, जो कि इन दोनों की परपेंडिकुलर है, एन के और टी के, तो ये वाली डायरेक्शन आपको मिल रही है, और इनका मैग्नीट्यूड सभी में सेम आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इस कर्व के हर एक पॉइंट पर, इस कर्व के हर एक पॉइंट पर कांस्टेंट रहने वाला है, कौन, बी वेक्टर, बी कैप वेक्टर, ठीक है। एक बार फिर से समझो, ये कर्व थी, इसके किसी भी पॉइंट पर मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ की, यूनिट टेंजेंट वेक्टर टी कैप, और इससे यूनिट टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है आपका एन कैप, ठीक है, और इन दोनों पर परपेंडिकुलर होता है आपका बाइनॉर्मल बी कैप, ठीक है। तो यहां पे मैंने पॉइंट लिया तो बी कैप ये डायरेक्शन थी, ठीक है, यहां पे पॉइंट लूंगा तो ये टेंजेंट हो गया, और ये इसमें परपेंडिकुलर एन कैप हो गया, तो बी कैप इन दोनों पे परपेंडिकुलर आएगा। यहां पे भी ऐसा ही था, यहां पे भी ऐसा ही था। इसका मतलब मैं कहीं भी जाऊं, ये जो बी है, बी कैप है, ये तो कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो सिंपल प्लेन के लिए, सिंपल प्लेन यानी प्लेन कर्व के लिए
प्लेन कर्व के लिए जो बी कैप है वो हर कहीं क्या रहेगा, सेम रहेगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो अब इस चीज को लिखते हैं। फर्स्ट सपोज दैट ए कर्व सी इज प्लेन कर्व। कोई कर्व लिया मैंने और उसको मैंने प्लेन कर्व बोल दिया। ठीक है, अब ये प्लेन कर्व है तो इसका मतलब क्या है, जो बी कैप है वो कांस्टेंट होगा, इज कांस्टेंट, अभी हमने देखा था। ठीक है, अगर बी कैप कांस्टेंट है, बी कैप कांस्टेंट है तो इसका मैं अगर एस के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, और डी बी कैप बाई डी एस हम पहले से जानते हैं, किससे, सेरेट फ्रेनेट फॉर्मूले से, और वो क्या था, माइनस टो एन कैप। ठीक है, यहां पे लिख दो बाई सेरेट SERRET, फ्रेनेट FRENTE फॉर्मूला। ठीक है, ओके, तो अब मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, एन कैप तो जीरो की इक्वल हो नहीं सकता, तो किसको जीरो होना पड़ेगा, फिर टो को जीरो होना पड़ेगा, एज एन कैप नॉट इक्वल टू जीरो। एन कैप जीरो क्यों नहीं है, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड एक आएगा, इसलिए एन कैप जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो टो को जीरो होना पड़ गया। तो हमने यही लेट किया था पहले कि जो कर्व है वो प्लेन कर्व है, तब हमने प्रूव कर दिया कि उसके जो टॉर्सन है, उसका जो टॉर्सन है वो क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, प्लेन कर्व के लिए टॉर्सन क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। अब इसका कन्वर्स पार्ट देखते हैं। कन्वर्सली, कन्वर्स में हमको क्या लेट करना है, कोई एक कर्व हमको लेना है जिसके लिए टॉर्सन क्या हो, जीरो, उसके हर एक पॉइंट पर, तब हम प्रूव करेंगे कि वो जो हमने कर्व ली है सी, वो प्लेन कर्व बनेगी। प्लेन कर्व बनने का मतलब क्या है कि वहां पे बी कांस्टेंट आना चाहिए, ये हम प्रूव करेंगे। ठीक है, कन्वर्सली में क्या लिखें, लेट वी कंसिडर ए कर्व सी सच दैट टो इक्वल जीरो एट ऑल पॉइंट्स, कर्व के ऑल पॉइंट्स ऑफ सी, सी के हर एक पॉइंट पर जो टो है वो क्या है, जीरो है। ऐसा हमने एक कर्व लिया है, फिर हम प्रूव करेंगे कि वो जो कर्व है वो प्लेन कर्व बने। प्लेन कर्व बनने का मतलब क्या है कि उस पर जो बी है ना, जो बी है वो जीरो, बी जीरो होने का मतलब क्या है कि वो जो कर्व था आपका वो बाहर की तरफ नहीं निकल रहा, वो पूरे का पूरा इसी प्लेन में है, इसलिए बी कांस्टेंट है ना, प्लेन कर्व है इसलिए बी कांस्टेंट रहेगा। क्यों, बाहर कुछ है नहीं मेजर करने के लिए, तो कांस्टेंट रहेगा हर जगह। ओके, तो टो यहां पे हमने जीरो लिया है। तो अगर हमने जीरो ले लिया तो अगर मैं इसको माइनस एन कैप से मल्टीप्लाई कर दूं तो इधर भी एन कैप से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस एन कैप से। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू थी, सेरेट फ्रेनेट फॉर्मूला से, ये तो डी बी कैप बाई डी एस था। अब इसको समझो आप, ये क्या है, कोई एक यूनिट वेक्टर है, किसी भी यूनिट वेक्टर का अगर हम किसी सपोज एस के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वो जीरो आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जो बी कैप है ये कांस्टेंट है। ठीक है, कहां पर कांस्टेंट है, हर एक पॉइंट पर कांस्टेंट है, इसलिए ये जीरो आ रहा है। ओके, तो ये साथ के साथ लिखते चलो, एट ऑल पॉइंट्स ऑफ सी, एट ऑल पॉइंट्स ऑफ सी। देखो तो अब ये कंफर्म हो गए हम कि अब हम बी को कांस्टेंट बता सकते हैं। कैसे, जो डी बी कैप बाई डी एस है वो आपका क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, मतलब ये जो बी कैप है इसका एस के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं हम तो जीरो आ रहा है, और कहां पर, सी, उस कर्व के हर एक पॉइंट पर जीरो आ रहा है। कर्व के हर एक पॉइंट पर अगर डेरिवेटिव जीरो आ रहा है इसका मतलब क्या है, वो फिर कांस्टेंट वेक्टर है, यानी बी कैप क्या है, फिर कांस्टेंट है। दैट इज बी कैप इज कांस्टेंट। अगर बी कैप कांस्टेंट है, अगर बी कैप कांस्टेंट है इसका मतलब जो आपने कर्व लिया था सी वो कैसा है, वो प्लेन कर्व है। क्यों, क्योंकि बी कैप कांस्टेंट आ गया। बी कैप कांस्टेंट आने का मतलब क्या है कि उस कर्व का कोई भी पॉइंट बाहर नहीं आ रहा, उस प्लेन में ही लाई कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए वो प्लेन कर्व हो गया। हेंस कर्व सी इज ए प्लेन कर्व। एक बार फिर से समझो इसको, ये कोई एक कर्व था, ठीक है, ये मैंने कोई एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट पर यूनिट टेंजेंट वेक्टर
टी कैप, और इस पॉइंट पर मतलब इसके परपेंडिकुलर ये एन कैप हो गया, ठीक है। तो जो बी कैप है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है और किसकी मेजरमेंट को बताता है कि ये जो कर्व है इसके कितने पॉइंट बाहर है ना, ये प्लेन से कितना बाहर है, इसकी मेजरमेंट बी बताता है। तो अगर मैं यहाँ पे इन दोनों के परपेंडिकुलर ये ले रहा हूं जो कि इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन में है ना, यहाँ पे कोई मैं पॉइंट लूंगा तो उसके लिए भी यही आएगा, यहाँ पे पॉइंट लूंगा तो भी यही इसी डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में आएगा, और इसका मैग्नीट्यूड हर कहीं 1 1 है यूनिट वेक्टर होने की वजह से। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो बी है वो कांस्टेंट आपका बी कैप क्या है आपका कांस्टेंट वेक्टर है, ठीक है। अब बी कैप कांस्टेंट कब है, जब आपने प्लेन कर लिया उस केस में, तो प्लेन कर था तो बी कैप को आपने कांस्टेंट लिया, कांस्टेंट है तो इसका इसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या आएगा, कांस्टेंट का 0 आता है तो 0 हो गया, ठीक है। सेरेट फ्रेनेट फॉर्मूले से हम इसकी वैल्यू लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एन कैप तो 0 हो नहीं सकता तो टो को 0 होना पड़ेगा, तो एक पार्ट तो ये हो गया। कन्वर्स पार्ट में क्या करेंगे, टो को हम 0 लेके चल रहे हैं, ठीक है। तब हम प्रूव करेंगे कि जो कर्व हमने लिया वो प्लेन कर्व होगा, मतलब उसके लिए बी कैप क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो यहां पे हमने मतलब इसका रिवर्स किया है, माइनस एन कैप से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर हमने ये लिखा, ओके। और ये कह रहा है कि बी कैप का डेरिवेटिव हम फाइंड कर रहे हैं तो वो 0 आ रहा है सी के हर एक पॉइंट पर। अब सी के हर एक पॉइंट पर 0 आ रहा है, इसका मतलब बी कैप फिर क्या है आपका कांस्टेंट है, तो बी कैप क्या आ गया, कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट हो गया इसका मतलब जो कर्व आपने लिया था वो कैसा है, प्लेन कर्व है, ठीक है। अब तीसरी थ्योरम को देखते हैं। तो अब देखते हैं थर्ड थ्योरम, ये एक तरीके से क्वेश्चन ही है, ये मान लो थ्योरम कम क्वेश्चन ज्यादा है। देखो क्या कह रहे हैं, इफ टेंजेंट एंड बाइनॉर्मल मेक एंगल्स थीटा एंड फाई विद ए फिक्स्ड डायरेक्शन, तब आपको ये वाला प्रूव करना है। देखो कोई कर्व है, ठीक है, इसके किसी एक पॉइंट सपोज पी पॉइंट पर, ये तो हो गया आपका पी पॉइंट पर यूनिट टेंजेंट वेक्टर टी कैप, इस पे परपेंडिकुलर ये हो गया आपका एन कैप यानी प्रिंसिपल नॉर्मल, और ये हो गया आपका बाइनॉर्मल बी कैप, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रखा है इसने, टेंजेंट और बाइनॉर्मल के बीच में कोई फिक्स्ड डायरेक्शन, टेंजेंट और बाइनॉर्मल दोनों किसी फिक्स्ड डायरेक्शन में थीटा और फाई एंगल बना रहे हैं, तो फिक्स्ड डायरेक्शन में मैं कोई एक कांस्टेंट वेक्टर ले लेता हूं ए कैप। अब ये कह रहा है कि इस फिक्स्ड डायरेक्शन के साथ जो टी कैप है टेंजेंट है वो तो थीटा एंगल बना रहा है, और इस फिक्स्ड डायरेक्शन के साथ जो बाइनॉर्मल है बी कैप वो फाई एंगल बना रहा है, ठीक है। तब हमको ये वाला प्रूव करना है, ओके। तो यहां पे लिखेंगे लेट ए कैप इज ए यूनिट वेक्टर इन फिक्स्ड डायरेक्शन, फिक्स्ड डायरेक्शन ION आप पूरा लिख लेना, ठीक है, ओके। एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन टी कैप एंड ए कैप, इनके बीच का एंगल आपको थीटा दे रखा है, तो कोस थीटा क्या आएगा, दो वेक्टर के बीच का एंगल आपके पास है थीटा, तो कोस थीटा क्या आएगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपॉन इनका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ टी कैप मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप, ठीक है। तो टी कैप डॉट ए कैप, और ये क्या है खुद यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, ये भी यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड भी 1 होगा, तो नीचे तो 1 आ गया, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो तभी आपको साइन मिलेगा, एस के रिस्पेक्ट में मैं कर रहा हूं, तो ये आएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी एस इक्वल, इधर क्या आएगा, टी कैप को मैंने डिफरेंशिएट किया डी टी कैप बाई डी एस और ए कैप एज इट इज, ठीक है, प्लस अब टी कैप को एज इट इज छोड़ा मैंने, ए कैप का 0 हो गया, कांस्टेंट था ना फिक्स्ड डायरेक्शन में था, तो ये तो 0 हो गया, हटाओ इसको, ओके। माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी एस, चलो मैं यहां पे कर देता हूं डी टी बाई डी एस, डी टी कैप बाई डी एस, सेरेट फ्रेनेट फॉर्मूले से क्या लिखेंगे हम इसको, कप्पा एन कैप, ठीक है, ओके, डॉट ए कैप, ओके। तो अब हम इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा अब फाई एंगल को लेते हैं, फाई एंगल किस किस के बीच का एंगल है, ए कैप और बी कैप के बीच का एंगल है ना, तो यहां पे लिखेंगे अगेन फाई बी द एंगल बिटवीन
बी कैप एंड ए कैप, इन दोनों के बीच का एंगल फाई है। तो cos फाई क्या आएगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपॉन इनका मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर है तो इनका मैग्नीट्यूड तो एक ही रहेगा, हटाओ उसको। अब डिफरेंशिएट कर दो एस के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एस, यहां पे नहीं लिखा हमने, लिख लो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एस, ठीक है। तो ये आएगा माइनस साइन फाई और डी फाई बाई डी एस, इधर क्या आएगा, बी कैप को डिफरेंशिएट किया मैंने तो ये आएगा डी बी कैप बाई डी एस, ए कैप एज इट इज, फिर बी कैप एज इट इज, ए कैप को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो कांस्टेंट था फिक्स्ड डायरेक्शन में, तो वो जीरो हो गया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हम पुट कर रहे हैं तो क्या आएगा, माइनस साइन फाई डी फाई बाई डी एस इक्वल डी बी कैप बाई डी एस, तो वो क्या था, डी बी कैप बाई डी एस, सेरेट फ्रेनेट फॉर्मूले में तो हमने माइनस लिया था, ठीक है, लेकिन जब हमने उस फॉर्मूले को ट्राई किया था तो वहां पे प्लस माइनस आया था, क्योंकि सेरेट फ्रेनेट ने यूज किया था माइनस साइन, ठीक है, डिक्रीजिंग मोड के लिए। तो हम तो दोनों साइन लेंगे इसको देखते हुए, तो मैंने लिखा प्लस माइनस टो एन कैप और ये डॉट एन ए कैप, ये डॉट था ना ए कैप, ठीक है, ये आ गया इक्वेशन सेकंड। अब ये चीज हट जानी चाहिए तो मैं डिवाइड कर देता हूं फर्स्ट में सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड। तो देखो क्या आएगा, इधर ds से ds हट जाएगा, ds से ds हट गया, माइनस से माइनस हट गया, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा डी थीटा अपॉन साइन थीटा डी थीटा अपॉन साइन फाई डी फाई, ds तो कैंसिल हो गया, इधर क्या बचा, एन डॉट ए कैंसिल हो गया, डिवाइड करेंगे तो k अपॉन टो आएगा, प्लस माइनस साइन है तो प्लस माइनस कप्पा अपॉन टो, यही हमको प्रूव करना था। एक बार फिर से देखो इसमें क्या क्या है, मैंने ये कह रहा है टी कैप के साथ कोई फिक्स्ड डायरेक्शन में एंगल बन रहा है थीटा और बी कैप के साथ फाई एंगल बन रहा है, तो फिक्स्ड डायरेक्शन में, मैंने फिक्स्ड डायरेक्शन की बात हो रही है तो कांस्टेंट वेक्टर लेंगे, सपोज ए कैप यूनिट वेक्टर ले लिया मैंने, तो वो यहां पे लिखा है ए कैप यूनिट वेक्टर है फिक्स्ड डायरेक्शन में, और थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है तो कोस थीटा क्या आएगा, ये आएगा, ये यूनिट वेक्टर होने की वजह से इनका मैग्नीट्यूड एक हो गया तो इसको मैंने हटा दिया, ये आ गया, इसको मैंने एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी एस, और इधर क्या आएगा, इसको डिफरेंशिएट किया, इसको एज इट इज, प्लस इसको एज इट इज रखेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट होने की वजह से जीरो आएगा, और इसकी वैल्यू सेरेट फ्रेनेट फॉर्मूले से हमने कप्पा एन कैप पुट की, और डॉट ए था डॉट ए कर दिया, कप्पा स्केलर क्वांटिटी उसको मैंने आगे लिखा तो इन दोनों में डॉट रह गया, इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अब इसको लेते हैं, ये जो फाई एंगल है ये इन दोनों के बीच का एंगल है, बी कैप और ए कैप के बीच का, तो कोस फाई ये आ गया, डिफरेंशिएट किया ये आ गया, ठीक है, ओके। डी बी कैप बाई डी एस सेरेट फ्रेनेट फॉर्मूले से क्या आएगा, माइनस टो एन कैप, लेकिन जब हमने प्रूव किया था तो प्लस माइनस भी आया था, है ना, तो इस क्वेश्चन को देख के हम सोल्व करेंगे, तो क्वेश्चन को देखते हुए प्लस माइनस आ रहा है तो हम यहाँ पे प्लस माइनस टो एन कैप अप्लाई करेंगे, तो ये हो गया प्लस माइनस टो एन कैप, डॉट ए कैप था वो लिखा, ये स्केलर था बाहर कर दिया मैंने, फर्स्ट में सेकंड से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ds से ds कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा यही आएगा, ठीक है। अब इसकी लास्ट थ्योरम और देखते हैं, तो अब देखते हैं लास्ट थ्योरम फोर्थ को, प्रूव दैट प्रिंसिपल नॉर्मल्स एट कंसेक्यूटिव पॉइंट्स ऑफ ए कर्व के लिए कंसेक्यूटिव पॉइंट्स क्या होंगे, उसके नेबरिंग पॉइंट्स, वैसे कंसेक्यूटिव नंबर की बात की जाए तो क्रमागत नंबर होते हैं, जैसे 7 उसके बाद 8, है ना, इस टाइप से, तो यहां पे नेबरिंग पॉइंट की बात हो रही है, कंसेक्यूटिव पॉइंट्स का मतलब डू नॉट इंटरसेक्ट अनलेस टो इक्वल 0, ये कह रहा है कि जो प्रिंसिपल नॉर्मल्स है, किन के प्रिंसिपल नॉर्मल्स, दो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स आप लोगे किसी कर्व पे, तो उनके जो प्रिंसिपल नॉर्मल है वो तब तक इंटरसेक्ट नहीं करेंगे जब तक कि टो 0 ना हो जाए, मतलब टो इक्वल 0 होगा तो ही वो इंटरसेक्ट करेंगे, इसका मतलब ये है, ठीक है। देखो ये कोई कर्व है, सपोज ये कर्व C है, ठीक है, इसके मैं दो कंसेक्यूटिव यानी नेबरिंग पॉइंट्स लेता हूं, सपोज एक पॉइंट यहां पे लिया, अब नेबरिंग है तो इसके जस्ट बगल में होगा, लेकिन समझने के लिए मैं यहां पे ले लेता हूं, ठीक है, ये दो मैंने नेबरिंग पॉइंट लिए, ओके। तो इन दोनों पॉइंट पर जो प्रिंसिपल नॉर्मल आएंगे ना वो इंटरसेक्ट जब तक नहीं करेंगे जब तक कि टो 0 ना हो जाए, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो इसका पोजीशन वेक्टर मैं स्मॉल r ले लेता हूं, तो ये नेबरिंग पॉइंट है तो इसका क्या आएगा, r प्लस थोड़ा सा आ गया तो dr, r प्लस dr ले लिया मैंने इसका पोजीशन वेक्टर, ओके, रिस्पेक्ट में ओ बनाना जरूरी नहीं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है, ओके। अब
प्रिंसिपल नॉर्मल कैसे ड्रॉ करें हम? पहले इन P और Q पर इनके यूनिट टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया और ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है। अब इन पर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये जो P है, इस P पर जो परपेंडिकुलर है प्रिंसिपल नॉर्मल, इसका पोजीशन वेक्टर मैं n वेक्टर बोल देता हूं। इस वेक्टर को मैंने n कैप बोल दिया, ठीक है। और ये क्या बनेगा इस पे परपेंडिकुलर, इसको मैंने बोल दिया n कैप प्लस डी एन कैप, स्मॉल चेंजमेंट, ठीक है, ओके। अब ये इंटरसेक्ट जब तक नहीं करेंगे जब तक कि टो जीरो ना हो जाए, ये हमको प्रूव करना है। तो पहले इस इंफॉर्मेशन को लिखते हैं, लेट सी बी एनी कर्व, ओके, P एंड Q आर टू पॉइंट्स, कैसे पॉइंट है? नेबरिंग पॉइंट है, कंसेक्यूटिव पॉइंट्स, कंसेक्यूटिव पॉइंट्स ऑन कर्व C whose position vectors are small r vector and r plus dr vector respectively। मतलब P का पोजीशन वेक्टर r और इसका r प्लस डी आर है, ठीक है। n कैप एंड n कैप प्लस डी एन कैप आर प्रिंसिपल नॉर्मल्स ऑन P एंड Q रेस्पेक्टिवली। मतलब P पॉइंट पर प्रिंसिपल वेक्टर ये है, प्रिंसिपल नॉर्मल n कैप है, और Q पर ये वाला है n कैप प्लस डी एन कैप, ओके। अब हमको ये प्रूव करना है कि अगर ये इंटरसेक्ट करे तो टो की वैल्यू जीरो आनी चाहिए, है ना। इसका मतलब यही है, ये जब तक इंटरसेक्ट नहीं करेंगे जब तक कि टो जीरो ना हो जाए। इसका इस थ्योरम में तो ये बोल रखा है, इसका मतलब अगर मैं इनको इंटरसेक्ट करवाऊं तो टो जीरो आना चाहिए। तो मैं यही लेके चलूंगा कि कैसे करके इंटरसेक्ट करे, तब मैं प्रूव करूंगा कि टो की वैल्यू जीरो आए, ठीक है। तो ये इंटरसेक्ट कब करेंगे? दो, ये क्या है? एक वेक्टर है, ये क्या है? कोई एक वेक्टर, दो वेक्टर इंटरसेक्ट कब कर सकते हैं? जब वो एक ही प्लेन में हो तभी वो इंटरसेक्ट कर सकते हैं। अगर ये एक प्लेन में एन कैप है और दूसरे प्लेन में सपोज इस वाली वॉल पे दूसरा आपका ये वाला वेक्टर है, तो ये इंटरसेक्ट करेंगे क्या? नहीं करेंगे। इसके ऊपर से निकलता हुआ आपको महसूस होगा, स्क्यू फॉर्मेट में बनेंगे ये प्लेन, है ना। तो उस केस में ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इनका इंटरसेक्ट होना तभी संभव है, तभी पॉसिबल है जब ये दोनों वेक्टर एक ही प्लेन में लाई करें। तो क्या लिखें? एन कैप एंड एन कैप प्लस डी एन कैप, मतलब प्रिंसिपल नॉर्मल वेक्टर्स विल बी इंटरसेक्ट if they lie in same plane, अगर वो सेम प्लेन में हो, ठीक है, ओके। अब मैं इनको इंटरसेक्ट करवाना चाह रहा हूं, तो ये सेम प्लेन में होंगे तो इंटरसेक्ट करेंगे। अगर ये सेम प्लेन में है तो P और Q ये भी उसी प्लेन में होंगे। ये वेक्टर और ये वेक्टर किसी सपोज बॉडी पे, ये कोई एक प्लेन है, ये पूरा इस बॉडी पे, ये पूरा इस बॉडी पे, तो इस पे कोई भी पॉइंट लो वो भी इसी बॉडी पे होगा, इस पे कोई भी पॉइंट लो वो भी इसी पॉइंट पे होगा। मतलब P और Q वो भी इसी प्लेन में आ रहे हैं। P और Q अगर इसी प्लेन में आ रहे हैं तो जो PQ वेक्टर है, PQ वेक्टर वो भी तो इसी प्लेन में आएगा। ये पॉइंट इस प्लेन में है, Q पॉइंट इस प्लेन में है, तो दो पॉइंट को ज्वाइन करने से जो वेक्टर बनेगा वो भी तो उसी प्लेन में होता है, ठीक है। तो PQ वेक्टर क्या आएगा? Q का पोजीशन वेक्टर माइनस P का पोजीशन वेक्टर, यानी dr वेक्टर आएगा, r तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखें? P एंड Q ऑल्सो, पॉइंट है ये P एंड Q ऑल्सो लाई इन दैट प्लेन। कौन से प्लेन में? जिसमें बाय नॉर्मल लाई कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज P और Q अगर उसी प्लेन में लाई कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? dr वेक्टर भी उसी प्लेन में लाई करेगा। PQ को ज्वाइन करने पर जो PQ वेक्टर बनेगा मतलब dr वेक्टर ऑल्सो लाई इन दैट प्लेन। किस प्लेन में? जिसमें
प्रिंसिपल नॉर्मल है, ठीक है। तो एक ये और एक ये, तीन वेक्टर, और तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में आ गए, है ना। यानी एन कैप प्लस डी एन कैप एंड डी आर कैप, डी आर वेक्टर आर कोप्लेनर, एक ही प्लेन में हो गए। अगर ये कोप्लेनर वेक्टर हैं तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा, बॉक्स प्रोडक्ट 0 होगा, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं एन कैप प्लस डी एन कैप डी आर, इनका बॉक्स प्रोडक्ट इक्वल 0, कोप्लेनर की कंडीशन, ठीक है। ओके, ये जो बॉक्स प्रोडक्ट है ये किसको डिनोट करता है? ये डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करता है ना। और रिप्रेजेंट की प्रॉपर्टी है कि रिप्रेजेंट के किसी भी रो या कॉलम में अगर दो नंबर समेशन या सब्ट्रैक्शन फॉर्मेट में आ रहे हैं तो उनसे हम अलग अलग डिटर्मिनेंट बना के उनको सोल्व करते हैं, है ना। तो इनसे भी हम अलग अलग ये बॉक्स प्रोडक्ट बनाएंगे। तो यहां से क्या लिखें? एन कैप डी आर, और ये प्लस था तो यहां पे प्लस, माइनस होता तो माइनस कर देते। एन कैप डी आर इक्वल 0, ठीक है। किसी भी बॉक्स प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर सेम आ गए तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो ये तो हो गया 0, तो बच्चा क्या? ये बच्चा एन कैप डी आर वेक्टर इक्वल 0। बॉक्स के अंदर ए बी सी तीन वेक्टर है तो उनको हम क्या लिखते हैं? ए डॉट बी क्रॉस सी। तो उसी फॉर्मेट में मैं इसको लिख रहा हूं, यानी एन कैप डॉट डी एन कैप क्रॉस डी आर इक्वल 0। ये आ गया हमारे पास। अब मैं क्या करता हूं? अब मैं ऐसा करता हूं, डी एस स्क्वायर स्केलर उससे डिवाइड कर दो। तो डी एस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा डी एन कैप क्रॉस डी आर अपॉन डी एस स्क्वायर। इधर भी डी एस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। अब मैं इसको इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं, एन कैप डॉट डी एन कैप बाई डी एस क्रॉस डी आर कैप बाई डी एस इक्वल 0, ठीक है। ओके, एक बार इतना समझो, फिर ऊपर का रफ करके आगे सोल्व करेंगे। ये कोई एक कर लिया सी, इसके दो कंसेक्यूटिव यानी नेबरिंग पॉइंट लिए मैंने P और Q, ठीक है। P का पोजीशन वेक्टर मैंने O के रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में R, और इसका ये हल्का सा आगे था तो dr प्लस कर दिया मैंने। इस पर जो नॉर्मल वेक्टर आएगा, ठीक है, प्रिंसिपल नॉर्मल, जो कि इस पे परपेंडिकुलर होगा, तो उसके लिए मैं पहले यहाँ पे P पे और Q पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा और उन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मैंने एन कैप और एन कैप प्लस डी एन कैप। तो वही हमने पहले यहाँ पे लिखा है, ठीक है। ओके, और पी क्यू वेक्टर भी बन गया, तो इसको तो हमने डायग्राम में बता दिया। फिर अलग आप बता सकते हो कि जो पी क्यू वेक्टर है वो आपका डी आर वेक्टर है। टर्मिनल माइनस इनिशियल करते हैं ना, टर्मिनल की पोजीशन माइनस इनिशियल की पोजीशन वेक्टर करके, ठीक है, तो डी आर आ जाएगा। अब ये कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर ये जो आप प्रिंसिपल नॉर्मल देख रहे हैं ये तब तक इंटरसेक्ट नहीं करेंगे जब तक कि टो 0 ना हो जाए। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इनको ये बोल दूं कि ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो फिर मेरे को टो को 0 बताना पड़ेगा, 0 प्रूव करना पड़ेगा। तो मैं इनको इंटरसेक्ट करवाना चाह रहा हूं कैसे भी करके। तो दो अलग अलग वेक्टर हैं, दो अलग अलग वेक्टर इंटरसेक्ट कब कर सकते हैं? जब वो किसी एक ही प्लेन में लाई करें, ठीक है। तो ये दोनों, इन दोनों का एक ही प्लेन में होना जरूरी है, तभी इंटरसेक्ट कर सकते हैं। तो वो कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखी है, इफ दे लाई इन सेम प्लेन, ठीक है। ये पूरा वेक्टर एक ही प्लेन में है, तो इस पूरे वेक्टर पर कहीं भी आप पॉइंट ले लो वो भी इसी प्लेन में होगा। तो P पॉइंट भी इसी प्लेन में होगा और Q पॉइंट भी इसी प्लेन में होगा। P और Q दो पॉइंट अगर किसी एक प्लेन में है तो उनसे बनने वाला जो वेक्टर है PQ वेक्टर वो भी उसी प्लेन में लाई करेगा। तो PQ वेक्टर, एन कैप और ये तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो ये कोप्लेनर हो गया। तो इसकी कंडीशन मैंने यूज की है। फिर मैंने क्या किया, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी से मैंने इसको अलग अलग कर दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करता है ना, इसलिए एन कैप को अलग किया, प्लस डीएन था तो डीएन को अलग इनके साथ लिखा, ठीक है। अगर किसी बॉक्स प्रोडक्ट में दो वेक्टर सेम होते तो उसकी वैल्यू 0 होती है, तो ये बचा, ठीक है। इसको ए डॉट बी क्रॉस सी फॉर्मेट से लिखा, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, डीएस स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया। सेपरेट डिवाइड करेंगे तो डीएस आ जाएगा। यहां तक हमने किया अभी, ठीक है। अब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू हम लिखेंगे। लास्ट वाला तो क्या बनेगा, आर डैश बन जाएगा। और इसकी वैल्यू हम अच्छे से जानते हैं, कहां से आएगी, सेरेट फ्रेनेट फॉर्मूले से। सेरेट फ्रेनेट फॉर्मूले में जो लास्ट वाला, जो तीसरा फॉर्मूला था ना, वो हम यहां पे लिखेंगे। तो पहले तो इनको बॉक्स प्रोडक्ट में लिखेंगे, है ना, ए डॉट बी क्रॉस सी फॉर्मेट है ना,
तो बॉक्स के अंदर ABC फॉर्मेट कर देंगे, इक्वल 0 चल ही रहा है। देखो तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, बॉक्स के अंदर n कैप और ये बन गया d n कैप बाई ds और ये बन गया d r कैप सॉरी d r वेक्टर बाई ds और इक्वल 0। n कैप इसका फॉर्मूला क्या आया था, सेरेट फ्रेनेट फॉर्मूले से, लास्ट वाला जो फॉर्मूला था वहां से आपने लिखा था टो बी कैप माइनस कप्पा टी कैप, ठीक है, ये आया था अपॉन, अच्छा इस पूरे की वैल्यू थी, हाँ ठीक है ये लिखा, और ये क्या बनेगा r डैश बनेगा इक्वल 0। ये किसको डिनोट करता है, डिटरमिनेंट को। तो डिटरमिनेंट में किसी भी रो या कॉलम में दो नंबर अगर समेशन या सब्ट्रैक्शन फॉर्मेट में होते हैं तो उनसे दो अलग अलग डिटरमिनेंट बनाई जा सकती है। तो यहाँ पे मैं दो अलग अलग बॉक्स बनाऊंगा, एक तो n कैप तो b कैप r डैश के लिए, ठीक है। r डैश को हम क्या लिख सकते हैं, t कैप लिख सकते हैं ना, तो मैंने t कैप लिखा, और माइनस था तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा एक के टी कैप के लिए, यानी n कैप के टी कैप यानी कप्पा टी कैप और टी कैप, r डैश क्या था टी कैप इक्वल 0। ये जो स्केलर क्वांटिटी है इनको हम बाहर लिख सकते हैं, तो ये बाहर आ गया, तो अंदर बचा n कैप b कैप टी कैप माइनस ये क्या आएगा, देखो कप्पा बाहर आ गया, n कैप टी कैप, तो ये वाला बॉक्स तो 0 हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें ये दो वेक्टर सेम आ रहे हैं। तो किसी भी बॉक्स प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर सेम होते हैं तो वो बॉक्स प्रोडक्ट 0 रिजल्ट देता है। तो ये तो हो गया पूरा 0, बचा क्या, तो n कैप b कैप टी कैप इक्वल 0। इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो स्केलर है, ठीक है, n डॉट b क्रॉस t ये लिखेंगे इक्वल 0। अब देखो यहाँ पे ये आपका t था, ये आपका n था और ये आपका b था, यहाँ पे क्या आ रहा है b क्रॉस t, तो b क्रॉस t करेंगे तो क्या आएगा n आएगा, तो n कैप डॉट n कैप इक्वल 0 ये आ गया, ठीक है। अब n कैप डॉट n कैप क्या होता है, मोड ऑफ n कैप स्क्वायर, और ये क्या यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा 1 आएगा, तो लास्ट में क्या है आपके पास तो इक्वल 0, ठीक है। तो जो बाई नॉर्मल थे प्रिंसिपल नॉर्मल किन्हीं दो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स पर जो प्रिंसिपल नॉर्मल थे वो इंटरसेक्ट अगर कर रहे थे, ये हम लेके चले थे, तो लास्ट में हमने प्रूव कर दिया कि टो इक्वल 0 है, यानी वो इंटरसेक्ट तभी करेंगे जब टो 0 होगा, ठीक है। तो ये हमको प्रूव करना था, प्रूव। इसी के साथ आपकी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट।